guys, welcome back to my YouTube channel. Friends, in today's lecture, we will talk on very important question. State and explain the law of demand and what are its assumptions. Students, before start the lecture, I must tell you what is demand. Friends, in economics, demand is a desire which is backed up by willingness to purchase and ability to pay for it. I repeat, demand is a desire which is backed up by willingness to purchase and ability to pay for it. Say for example, if a beggar has desire to purchase a car, but he doesn't have purchasing power. Purchasing power, पैसा. It is not called demand. It's just a desire. It's just a wish. डिमांड करने के लिए आपके पास डिज़ायर होना चाहिए जो कुछ परचेस करने वाले हो, विलिंगनेस टू परचेस होना चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट एबिलिटी टू पे फॉर इट. इट इज़ कॉल्ड परचेसिंग पावर. आपके पास पैसा होना ज़रूरी है. ये तीनों चीज़ें अगर साथ में आती है तभी जाकर डिमांड होगा. अदरवाइज वो सिर्फ एक तो डिज़ायर होगा या फिर विलिंगनेस होगा या फिर एबिलिटी होगी. इज दैट क्लियर? सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों को इस तरह से आता है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड, तो सबसे पहले आप लोगों को एजम्पशंस लिखने हैं. फॉलोइंग आर द एजम्पशंस. देयर आर 7 एजम्पशंस. Number 1, we'll see one by one. Number 1, income. It assumes that income should remain constant. It means there should be no change any kind of in income. Say for example, if income changes, it will affect demand. Suppose a person की income है ₹1000. अब उसी ए पर्सन का इनकम हुआ है ₹10,000. व्हाट विल हैपन? डिमांड विल मोर बिकॉज इनकम एंड डिमांड हैज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप. हायर द इनकम, ग्रेटर विल बी द डिमांड एंड लोअर द इनकम, लेस विल बी द डिमांड. जब आपके पास पैसा बढ़ जाता है आपकी डिमांड भी बढ़ जाती है. पैसा कम हो जाता है डिमांड कम हो जाती है. तो it is assumed that income should be constant. There should be no change in income. The second point is size of population. It assumes that size of population should remain constant. There should be no change in size of population of a country because it affects a total demand of a product. Say for example, A एंड बी, देर आर 2 फैमिलीज. सिंपल एग्जाम्पल आपको देता हूँ. इस घर में 3 लोग हैं. इन दिस फैमिली देर आर 10 पीपल. साइज ऑफ पॉपुलेशन 3, साइज ऑफ पॉपुलेशन 10. डिमांड विल बी मोर, डिमांड विल बी लेस. इट मीन्स size of population should remain constant. There should be no change. अगर वो change, if size of population changes, automatically demand will change. अगर population कम हो जाता है तो demand कम हो जाएगी. population ज़्यादा होता है demand will be more. Again, size of population and demand has direct relationship. आपको सिंपल याद अगर उसको रखना है तो only price and demand has inverse relationship. उल्टा वो बाद में हम लॉ पर देखेंगे. बाकी सभी चीज़ों में दे आर हैविंग डायरेक्ट रिलेशनशिप. ओके, तो आई थिंक इट इज़ क्लियर कि उसी तरह से कंट्री का पॉपुलेशन अगर ज़्यादा हो जाता है तो डिमांड विल बी मोर. पॉपुलेशन अगर कम हो जाता है तो डिमांड विल बी लेस. हेंस इट इज़ एज्यूम दैट साइज ऑफ पॉपुलेशन विल बी कांस्टेंट. थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, देयर शुड बी नो चेंज इन सब्स्टिट्यूट गुड्स. सब्स्टिट्यूट गुड मीन्स व्हाट? Substitute good which are having competition between both the commodities. They compete each other. Suppose
tea and coffee, they compete each other. If the price of tea, सपोज दोनों 5 रुपीज़ के हैं, टी 5 रुपीज़, कॉफ़ी 5 रुपीज़. If the rise in price of tea का डिमांड विल बी लेस एंड कॉफ़ी का डिमांड विल बी मोर. समझ लीजिए अच्छी तरह से क्या बोल रहा हूँ मैं. दोनों का प्राइस 5 रुपीज़ था, दोनों मार्केट में सेम थे. किसी एक का प्राइस जब बढ़ जाता है, टी का प्राइस बढ़ गया 5 रुपीज़ टू 15 रुपीज़, लॉस इज दैट प्राइस एंड डिमांड हैज़ इनवर्स रिलेशनशिप. हायर द प्राइस, लोअर विल बी द डिमांड फॉर टी. तो रैशनल कंज्यूमर will demand for coffee. Yesterday I already told you, rational consumer, it means his or her aim should be to get maximum satisfaction with less price. Okay, I repeat, substitute goods. अगर आपके यहाँ पर टी कॉफ़ी है, शुगर जैगरी है, कोको कोला है, पेप्सी है, किसी एक का प्राइस अगर कम होता है तो दूसरे के डिमांड पर अफेक्ट करता है. तो इट एज्यूम दैट देयर शुड बी नो चेंज इन प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड्स. They should remain constant. I think it is clear. Point number 4 is complementary goods. Complementary goods, it is also known as joint goods. When 1, 2, 3, 2 or more than 2 commodities are demanded jointly to satisfy human wants, it is called joint goods or complementary goods. Are you getting my point? से फॉर एग्जाम्पल 1 और 2 कमोडिटी, यहाँ पर क्या थे, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स थे. दे कम्पीट ईच अदर. टी, आइदर टी और कॉफ़ी, आइदर शुगर और जैगरी, ऐसा था. यहाँ पर ऐसा नहीं है. यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री. अगर आप लोगों को सपोज चाय बनानी है तो उसके लिए आप लोगों को लगेगा टी पाउडर, वाटर, मिल्क, शुगर एक्सेट्रा. क्या मेरा डिफिनेशन था, व्हेन 2 or more than 2 commodities demanded jointly to satisfy single want, it is called complementary goods. Say for example, car and पेट्रोल, दो चीज़ें अलग हैं लेकिन दोनों का यूज़ एक ही है. बैट, बॉल, स्टम्प्स, पैड, हेलमेट एक्सेट्रा, they are demanded jointly to satisfy single want. सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए इतनी चीज़ें. ओके, इट एज्यूम दैट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस शुड रिमेन कांस्टेंट. अगर क्या होगा, ये चेंज होगा तो इफ़ द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस, तो कार कोई लेगा या नहीं. अगर कार कोई लेगा या नहीं तो पेट्रोल के भी डिमांड पर उतना ही असर होगा. अगर कार ही नहीं तो लोग पेट्रोल क्यों लेंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. यहाँ पर क्या था, इन दिस केस अगर कोई टी नहीं लेगा तो कॉफ़ी लेगा, शुगर नहीं लेगा, जागरी लेगा. इट इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स. लेकिन इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यहाँ पर क्या था, आइदर और था. यहाँ पर क्या है, जॉइंटली है. किसी एक के प्राइस पर जो असर होता है किसी दूसरे की डिमांड पर भी उसका असर होता है. हायर द प्राइस, लोअर द डिमांड ऑफ कार एंड पेट्रोल बोथ. इट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. तो इट एज्यूम दैट दे शुड रिमेन कांस्टेंट. इट मीन्स दे शुड बी नो चेंज इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. पॉइंट नंबर 5, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्पेकुलेशन. इट एज्यूम दैट कंज्यूमर डू नॉट एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ चेंजेस इन डिमांड. अगर वैसे वो करते तो क्या होगा, इफ़ सपोज आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, शुगर और राइस, कुछ भी एग्जांपल लीजिए. शुगर का भी एग्जांपल लिया हम लोग, राइस 1 kg राइस इज इक्वल टू ₹50. ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं. व्हाट विल हैपन, उन्हें क्या किया, दे शुड बी नो चेंज इन फर्दर एक्सपेक्टेशंस. इफ कंज्यूमर थिंक्स
एक्सपेक्ट, अगर उनको ये बोला कि और 2 दिन के बाद ये ₹50 to ₹80 होने वाला है, what they will do? Today they will buy more if even price is higher. Are you getting my point? किसी ने कहा ओनियन ₹30 है. If consumer expect the price of onion will rise in future after 2 days, 3 days, what she will do? She will buy more. उनको अगर किसी ने कहा कि आज ₹30 है, कल ₹60 होने वाले हैं, तो आज वो ज़्यादा ले लेंगे. किसी ने कहा कि आज ₹30 है, 2 दिन के बाद वो ₹20 होने वाला है. टुडे दे विल परचेस लेस. इट इज़ कॉल्ड स्पेकुलेशन. सो इट इज़ assumed that speculation should remain constant. There should be no change. इन सबका मतलब ये है कि अगर ये चीज़ अगर चेंज होती है तो उसका डायरेक्ट अफेक्ट डिमांड पर होता है. तो there should be no change in future expectations, which is done by the consumer. Next is very important. If you remember, मैंने आप लोगों को एक पढ़ाया था पॉइंट, वो था यूटिलिटी इज़ अ सब्जेक्टिव टर्म, डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. टेस्ट, हैबिट्स, प्रेफरेंसेस, फैशन, दे शुड बी नो चेंज. सबका टेस्ट हैबिट सेम है ऐसा एज्यूम किया है. इट इज़ नॉट पॉसिबल इन रियलिटी. देखिए, इट एज्यूम दैट इट शुड रिमेन कांस्टेंट. दे शुड बी नो चेंज इन टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंसेस, फैशन एक्सेट्रा. इफ चेंजेस अगर बदलता है तो क्या होता है? सपोज एक पॉइंट इसमें से हम लोग लेते हैं फैशन, और आपके सामने 2 कमोडिटी हैं, ए कमोडिटी, बी कमोडिटी. ए है इन फैशन एंड बी है आउट ऑफ फैशन. डिमांड विल बी मोर फॉर इन फैशन प्रोडक्ट कंपेयर टू बी. आउटडेटेड फैशन है तो लोग उसको डिमांड कम करेंगे. डिमांड विल बी लेस फॉर आउटडेटेड फैशन एंड डिमांड विल बी मोर फॉर इन फैशन कमोडिटीज़. तो अगर टेस्ट हैबिट जिस तरह से चेंज हो जाएगा, हैबिट्स, कल का एग्जांपल आपके बुक में का जो है स्मोकर्स, अगर स्मोकिंग की किसी को हैबिट्स है, किसी को ड्रिंकिंग की हैबिट्स है, किसी की टेस्ट वेज नॉन वेज की है, जिस तरह से कंज्यूमर बदलेंगे डिमांड विल चेंज. तो चेंज इन टेस्ट, हैबिट, फैशन, प्रेफरेंसेस विल अफेक्ट डिमांड. तो दैट्स व्हाई इट इज assumed दैट they should remain constant. And last but not the least, no change in taxation policy. Friends, taxation policy which is decided by the government affects demand. It has more impact on demand. Suppose A, B, C 10%, 20%, 5%. जितना टैक्स लगेगा, हायर द रेट ऑफ टैक्सेशन, लोअर विल बी द डिमांड. टैक्सेशन जितना बढ़ेगा, अगर टैक्स जितना बढ़ेगा, आपको पे करना है टैक्स, तो उस कमोडिटी को आप डिमांड कम करोगे, और जिस पर टैक्स कम है उसकी डिमांड विल बी मोर. इन शॉर्ट, इनकम, साइज ऑफ पॉपुलेशन, सब्सिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, स्पेकुलेशन, taste, habit, preferences, fashion, etc. And no change in taxation policy. These all factors should remain constant. If they changes directly, they affects demand. So these are the assumptions to the law of demand. आज के लेक्चर में इतना ही. इसका सेकेंड पार्ट में आप लोगों को जो देने वाला हूँ वो होगा स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड. I will explain it with the help of schedule and diagram. It is very easy. मेरे ख्याल से ये आप लोगों के समझ में आया है. Thank you so much. Stay home, stay safe. Bye.